श्रीनाथ में घी के मालपुए बनाए जाते हैं, घी की 36 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं और बड़े बड़े धनवान लोग उसको खरीद खरीद के खाते हैं। जो ज्यादा पैसा देगा वो बड़े बड़े मिष्ठान बढ़िया बढ़िया खाएगा। न मानो तो जो बड़े बड़े आदमी हैं इस दुनिया के, उनके साथ चुपके से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जाके आज भी देख लेना, उनकी बड़ी आवभगत होती है। 36 प्रकार के भोग खिला करके। जगन्नाथ भंडारे में चले जाओ, क्या जो बाप के बीज रूप मणके हैं, बाप समान बीज हैं, उनके परिवार में चले जाओ जो एडवांस पार्टी कही जाती है। कोई खिचड़ी मिलेगी, उसकी यादगार जगन्नाथ मंदिर में चले जाओ, वही चावल मिलेंगे, वही कड़ी मिलेगी, दाल चावल बस। और सबको मिलेगी। क्या किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला जाएगा कि तुम मंदिर में बैठ करके पूजा तो तुमने की नहीं, तुम तो यहाँ आते भी नहीं कभी, तुम कैसे खाने के लिए आ गए? नहीं। और किसी के लिए भोजन कम भी नहीं पड़ेगा। ऐसा जगन्नाथ का भंडार, माना यथा राजा तथा हाँ, जास्ती खाना मत खाओ, भारी खाना मत खाओ रात को। खाने से भी नहीं, बाबा के घर में खिचड़ी बनती है शाम को। क्या 1/3 दाल और 2/3 चावल, और उसको खूब अच्छी तरह घोट दो और खाओ। नींद आएगी नहीं, सवेरे को जल्दी आँख खुल जाएगी, क्योंकि जल्दी पच जाएगा, पेट खाली हो जाएगा, पेट में चूहे लौटेंगे और आपने वो अपने आप उठ के बैठ जाओ। शाम को हमेशा खिचड़ी खाना चाहिए, मना हल्का खाना, फल फलादी खा लो, खिचड़ी खा लो। और खिचड़ी में क्या क्या डाला जाता है? दाल चावल, और हमको जरूरी नहीं आलू डालें सब लोग, दक्षिण भारत में तो आलू डालते ही नहीं है। तीसरी चीज बताओ क्या डालते हैं जिसके डाले बगैर कोई खाएगा ही नहीं खिचड़ी? नमक डालते हैं, और फर्रुखाबादी नमक बहुत प्रसिद्ध है। क्या? फर्रुखाबादी नमकीन। तो वो नमक जब डाला जाता है 2 के बीच में तीसरा, तो खिचड़ी तैयार हो जाती है। और वो खिचड़ी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों की खिचड़ी एक धागे में जाकर के मिलती है, तो उसे कहते हैं यज्ञोपवीत की ब्रह्मभास। 3 धागे हैं, एक धागा विष्णु का ज्ञान का धागा, दूसरा धागा ब्रह्मा के ज्ञान का धागा, स्नेह का धागा होता है ना, ऐसे ही तीसरा धागा शंकर के ज्ञान का धागा। शंकर के मुख से जो धागा निकलता है ज्ञान का, वो तीनों धागे मिलकर के जब एक गांठ बन जाती है, तब उसे कहते हैं ब्रह्मभास। क्या? हाँ, तब कहेंगे ब्रह्म में बंध गए। तो सच्ची सच्ची खिचड़ी कौन से महीने में खाने को मिलता है? श्रावण के उस सोमवार को खाने को मिलती है, बाकी साल भर नहीं। कि बाबा के घर में जो बाबा के बताए हुए तौर तरीके से चलने वाले बच्चे हैं, वही माउंट आबू तक जाकर के सुखधाम और शांति धाम के वासी बन सकेंगे।
देवान वाले हैं, मैं इतने पैसे वाला हूँ, मैं इतनी प्रॉपर्टी वाला हूँ, मैं ऐसा भोजन अच्छा खाने वाला हूँ, मेरे को खिचड़ी कैसे दी जा रही है? वो तो टिक नहीं सकेंगे। जैसे दक्षिण भारत में इडली सामान्य भोजन है, हर घर में बनाई जाती, गरीब से गरीब घर होगा वहाँ भी इडली बनाते हैं और समझते हैं कि इडली खाने से नुकसान नहीं होता, रोगियों को भी दे सकते हैं। ऐसे ही उत्तर भारत में इडली नहीं, उत्तर भारत में खिचड़ी मानी जाती है। कोई भी बीमार होगा तो डॉक्टर बताएंगे इनको खिचड़ी खिलाओ। और वैसे भी खिचड़ी तो रेचक होती है, पेट साफ करती है और पेट हल्का रखती है। रात को खिचड़ी खाते हैं तो सवेरे को हल्कापन रहता है, खूब पुरुषार्थ होगा। अगर भारी भोजन खा लेंगे, पूरी कचौड़ी लड्डू पेड़ा रात को खा के सोएंगे तो सवेरे को भारीपन आ जाएगा, नींद ज्यादा आएगी, अमृत वेले का पुरुषार्थ हो नहीं पाएगा। वैसे भी मुरली में तो यही बोला है, सबसे अच्छा भोजन है दाल भात और आलू। क्या? आलू, दाल और चावल। तो एडवांस पार्टी वाले देखें कि शाम को जब सोते हैं उससे पहले जो भोजन करते हैं, जैसे आबू अब्बा के घर में खिचड़ी मिलती है, वो खिचड़ी ही चलती है या 36 प्रकार के भोजन खाने में लग जाते हैं? अगर खिचड़ी चलती है तो फॉलो कर रहे हैं, अगर फॉलो करेंगे तो खिचड़ी तो हल्का भोजन है, रात को हल्का भोजन करके सोएंगे तो सवेरे को जल्दी आँख खुल जाएगी। डॉक्टर्स भी वो भी बता रहे हैं, डॉक्टर्स भी हमें वो भी बता रहे हैं। बीमारी नहीं आएगी। ज्यादातर बीमारियां आज की दुनिया में हो रही है ज्यादा खाने से और अच्छा भोजन और ज्यादा भोजन करने से बीमारियां होती हैं। वाली माताएं ज्यादा चावल नहीं खा पाती तो वो अंत में खिचड़ी कैसे खाती? चावल नहीं खा पाती, ज्यादा चावल नहीं करती तो खिचड़ी कैसे खाएं? कोई डॉक्टर ने खिचड़ी खाने के लिए मना किया क्या? नहीं, अंत में तो बोल। कोई डॉक्टर ने मना किया क्या? डॉक्टर तो कहते हैं भुना हुआ आलू एकदम मरीज मरता हुआ उसको भी दे दो। खिचड़ी कोई भी मरीज हो उसको नुकसान नहीं करेगी। खिचड़ी चावल ठंडा होता है और दाल मिलाने के बाद वो खिचड़ी गर्म हो जाती है, वो खिचड़ी नुकसान नहीं करती है और सवेरे को जल्दी उठाई देगी, पेट जल्दी खाली हो जाएगा, अमृत वेला सुहाना होगा, पेट खराब नहीं होगा। बहुत से ऐसे होते हैं यज्ञ में खिचड़ी ही दी जाती है, देख करके ठंडे होकर भाग जाते हैं। इतने से हम नहीं चल पाएंगे। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं क्या, भूखे भजन न होए गोपाला, ये ले वो अपनी कंठी माला। तो कोई भी प्रकार के साधनों के आधार पर साधना नहीं। असली देवता वो है जो अपने लेने की चिंता न करे। अच्छा हमको खिचड़ी ही सही, अच्छा पतली पतली खिचड़ी लोग हमें क्या, हम प्यार से खाते हैं। जब से ज्ञान में आए बस नष्टो मोह, ना अपने तन का मोह कि भैया खिचड़ी खाने को मिलेगी, और वो भी पतली पतली कंपिल में जो बनती थी, क्या तो इसका भी उन्हें गम नहीं। पतली पतली पानी जैसी खिचड़ी भी मिले, ये तो नहीं कहेंगे बस इतनी एक चमचा खाओ,
पेट भर के मिलेगी ना। हाँ, वैसे भी बाबा कहते हैं मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। ठीक है बाबा। हाँ, जो इसको पहले जो बात बताया, क्या अच्छे अच्छे कपड़ा, रोटी कपड़ा और मकान। हाँ, भोगने वाला हाँ, सरेंडर होना नहीं चाहते, हाँ। वो सिर्फ कन्या माताओं के लिए कहा। अरे भाई लोग सरेंडर होना चाहते हैं नहीं, वो नियम नहीं। कि वो बार बार मांग नहीं करते हैं हम खिचड़ी नहीं खाएंगे, हमारी टांगों में दर्द होता है, हमारे शरीर में दर्द होता है, हमको चावल नहीं पचते, हम तो रोटी खाएंगे। अब सारे मिनी मजदूरों में शाम को खिचड़ी ही बनाई जाती है और उस एक के लिए कहा जाए कि हम तुम्हें रोटी बना के देंगे और बना के दी जाए तो वो समझेगा ये ब्रह्मा कुमारी हमारे ऊपर स्पेशल पैदा है। समझेगा या नहीं समझेगा? ये स्पेशलिटी देना हुआ या नहीं हुआ? हुआ। एक को देना है तो सभी कहेंगे हमको भी दो। इसलिए कायदे कानून पर जितना पक्का रहेंगे उतना यज्ञ का फायदा होगा। वो खिचड़ी ही खाने को मिलेगी, तिया पैसा नहीं चलेगा। हमें खिचड़ी नहीं चाहिए, हमें तो पूड़ियाँ चाहिए, खीर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, जैसे और मिनी मधुबनों में चिल्लाते रहते हैं। बड़े प्यार से रहते हैं, बड़े प्यार से खाते हैं। जगन्नाथ के भंडारे में सूखी रोटी दाल चावल भी बड़े प्यार से खाते हैं। तो देह के पदार्थों से मर गए या जिंदा हैं? मर गए। तो जो मरते हैं वो काशी नगरी में वास करते हैं। मरेंगे काशी में तो कहाँ जाएंगे? वो स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग का अनुभव करेंगे। देह भान से मरेंगे नहीं तो सुख का अनुभव, सुख की जिंदगी का अनुभव नहीं कर सकेंगे। ये बेहद का ड्रामा भी कैसा बना हुआ है। तो बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चों को। बच्चों, थोड़ी में राजी मत हो जाओ। थोड़े में राजी होने की निशानी है क्या है? थोड़े में राजी होने वाले कहेंगे बस हम इतना ही पुरुषार्थ कर सकते हैं। है? मान लो खाने पीने की बात है तो कहेंगे बस हम इतना ही त्याग कर सकते हैं। एक खिचड़ी बिचड़ी हमारे बस क्या? हमारे बस का रोग नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अच्छी तरह से ज्ञान की धारणा करो। अच्छी तरह से सागर को हप कर लो। आगे चल करके अकाल घोषित करना पड़ेगा। पानी की बूंद भी नहीं मिलेगी लोगों को। नोटों की गड्डियां पड़ी रहेंगी, इतनी महंगाई बढ़ जाएगी और खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा। लेकिन बाप के बच्चे भूख नहीं मर सकते। अभी भी खिचड़ी खाते हैं और तब भी आराम से खिचड़ी खाएंगे। ज्यादातर लोग खिचड़ी के नाम पर नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं। खिचड़ी को बीमारों का खाना मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खिचड़ी एक ऐसी चीज है जिसे खाने के सिर्फ और सिर्फ फायदे ही हैं? पाचन होगा दुरुस्त, मोटापा होगा छूमंतर, नहीं पड़ेंगे बीमार। जानिए आयुर्वेदिक आहार, खिचड़ी के 10 दमदार फायदे। अमूमन देखा जाए तो लोगों में खिचड़ी को लेकर एक गलतफहमी देखने को मिलती है कि ये सिर्फ बीमारों का भोजन है।
क्या ये सही है? साथ ही आज ये भी जानेंगे कि आयुर्वेद में खिचड़ी को लेकर क्या बताया गया है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि अक्सर ये कहा जाता है कि बीमारों वाला खाना है ये खिचड़ी, क्या ये बात सही है? और दूसरा ये कि आयुर्वेद में इसके लिए क्या क्या बताया गया है? ये केवल एक बीमारों का खाना नहीं है, ये इसके अंदर टेस्ट भी है, स्वादिष्ट बनती है। इसके साथ साथ जो इसका एक मैं कहूँ कि एक आजकल जैसे फास्ट लाइफ है, तो आजकल की लाइफ में तो ज्यादा सूटेबल है। बनाना इसको बड़ा आसान है, जल्दी बन जाती है, और इसके साथ साथ जो उसके सेहत से संबंधित जो फायदे हैं वो तो काफी सारे इसमें पाए जाते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखें तो तीनों दोषों को शांत करने वाली है खिचड़ी। और आयुर्वेद में अक्सर जो है इसका जिक्र किया जाता है, खासतौर से जब लोग बीमार होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आसानी से पच जाती है और बॉडी के अंदर जो हमारे टॉक्सिन्स हैं उनकी सफाई करती है। दीपन पाचन जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं, दीपन पाचन है और स्रोत शुद्धि का काम करती है। हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम को ये नरिश करती है। इसके साथ साथ बलवर्धक भी है, ताकत, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के जो है न्यूट्रिएंट्स हैं और न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से हमारे शरीर के धातुओं की वृद्धि ये करती है, तो बलवर्धक है। इसके बाद चौथा नंबर पर ओजवर्धक भी है। हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, जो हमारे रोगों से लड़ने की शक्ति है, उसको भी बढ़ाती है। यही कारण है कि बीमारों को ये दी जाती है, क्योंकि उस समय में इम्यूनिटी को बढ़ाने की जरूरत होती है। तो जरूरी नहीं है बीमार लोग ही बढ़ाएं, स्वस्थ लोग भी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। इसके बाद अगर देखें तो तीनों दोषों को बैलेंस करती है। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष शामक, बहुत कम चीजें ऐसी होती हैं जो तीनों दोषों को बैलेंस करें। और इन एडिशन टू दैट, नेक्स्ट इसका जो फायदा अगर हम देखें तो हमारे स्रोतस, हमारे जो चैनल्स हैं उनको साफ रखती है। कहीं पर भी कोई ब्लॉकेज है, कहीं पर कोई चीज जमा हो गई है, आम जमा हो गया है, उसको साफ रखती है। और मल शुद्धि भी करती है, यानी कि अगर कॉन्स्टिपेशन आपको है, किसी प्रकार के टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में हैं, तो उनको डिटॉक्सिफाई भी खिचड़ी करती है। बहुत अच्छा कंफर्ट फूड भी है। कभी कभार आपका मूड होता है ना, मूड डल होता है, डाउन होता है, तो चॉकलेट मत खाइए, आप अच्छी सी खिचड़ी बनाइए, उसमें थोड़ा देसी घी डाल के खाइए, आपका जो है मूड भी अच्छा हो जाएगा और आपको जो एक वो फीलिंग ऑफ जो चाहिए होती है कंफर्ट की, वो भी मिलेगी। एंड ऑफ कोर्स काफी न्यूट्रिशन इसके अंदर है, न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं और क्यूरेटिव भी है। लास्टली बहुत इसका जो है एक वैसा फायदा हमने बताया, लेकिन आपके रोग को भी ठीक करने में ये सहायक होती है। देखिए, खिचड़ी का जो मेन जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर आप देखें तो उसमें आपको मूंग की दाल और चावल ये मिक्स करके बनाई जाती है। तो दोनों को अगर देखें तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत बढ़िया एक मिक्सचर, बड़ा अच्छा ब्लेंड बनता है। उसके साथ साथ मूंग की जो दाल होती है उसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम भी उसके अंदर पाया जाता है, विटामिन सी उसके अंदर पाया जाता है। तो कई प्रकार के मिनरल्स उसमें होते हैं, कई प्रकार के विटामिन उसमें पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ ये भी हम समझ लें कि जब खिचड़ी हम बनाते हैं तो उसमें डेफिनेटली कुछ और चीजों का भी प्रयोग होता है। अदरक उसमें डाली जाती है, कुछ हमारे हल्दी डाली जाती है और जो स्पाइसेस होते हैं नॉर्मली वो डाले जाते हैं। तो जब ये सब मिक्स होकर के जब आखिर में आपकी खिचड़ी तैयार होती है तो इन मसालों के गुण भी उसमें आते हैं। तो हल्दी में बहुत सारे गुण हैं, अदरक में बहुत सारे गुण हैं, धनिया आप डालते हैं उसमें। तो ओवरऑल देखें तो काफी सारे इसमें गुण हमें देखने को मिलते हैं। से एलर्जी बहुत लोगों को होती है, तो अपनी ग्लूटेन फ्री आपकी है, हैवी नहीं है, इजी टू डाइजेस्ट है। इसके साथ साथ डिटॉक्सीफायर है। या फिर हम कहें जब बार बार जैसे कोई इन्फेक्शन किसी को होता है, पेट का खास तौर से इन्फेक्शन हो या बॉडी में कहीं पर भी इन्फेक्शन हो, तो जो हमारी त्वचा में या हमारे शरीर में जो इन्फेक्शन है उस कंडीशन में हमारी बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी कमजोर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में खिचड़ी जो है वो एक परफेक्ट डाइट आपके लिए। सॉफ्ट है, ज्यादा जब अंदर जाती है तो वहां भी कोई इरिटेशन पैदा नहीं करती, किसी तरह का जो है वो ऐसा एक कहें कि शरीर के प्रति कोई रिएक्शन उसका नहीं है। गुड। और अगर आप वाकई में बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप शाम के समय डिनर टाइम में केवल खिचड़ी खाना शुरू कर दीजिए, रोटी वगैरह छोड़ दीजिए, रात को केवल खिचड़ी खाइए। देखिए आपकी हेल्थ कितनी अच्छी हो जाती है। आपकी जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, मोटापे की है या कोलेस्ट्रॉल की है एंड उनसे रिलेटेड जो समस्याएं, उनमें आपको काफी रिलीफ देखने को मिलेगा। आज विटामिन ए, बी, सी, डी, B12, कैल्शियम, आयरन की न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी और दूसरी तरफ बीमारियां, तो इन बीमारियों से बचने का, कुपोषण से बचने का ये खिचड़ी एक उपाय है।
जो खिचड़ी खाएगा उसको कैल्शियम की, आयरन की, विटामिन की, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी। आज लोक मान्यता के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने की परंपरा की शुरुआत भगवान शिव ने की थी। यूपी के गोरखपुर से मकर संक्रांति के मौके पर खिचड़ी बनाने की परंपरा शुरू हुई। मान्यता है कि बाबा गोरखनाथ भगवान शिव के ही रूप थे। उन्होंने ही खिचड़ी को भोजन के रूप में बनाना शुरू किया। पौराणिक कहानी के मुताबिक खिलजी ने जब हमला किया तो उस समय नाथ योगी उनका डट कर मुकाबला कर रहे थे। उनसे जूझते जूझते वो इतना थक जाते कि उन्हें भोजन पकाने का वक्त ही नहीं मिल पाता था, जिससे उन्हें भूखे रहना पड़ता और वो दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। अपने योगियों की कमजोरी को दूर करने के लिए बाबा गोरखनाथ ने दाल, चावल और सब्जी को इकट्ठा कर पकाने को कहा। बाबा गोरखनाथ ने इस व्यंजन का नाम खिचड़ी रखा। सभी योगियों को ये नया भोजन बेहद स्वादिष्ट लगा। इससे उनके शरीर में ऊर्जा का संचार हुआ। कहा जाता है कि खिचड़ी ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना का कारण बना। दरअसल जब चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र पर हमला किया था तो वो असफल रहे और वहाँ से भागने के बाद वो एक घर में छिप गए थे। उस घर में मौजूद एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें खिचड़ी खाने को दी तो चंद्रगुप्त खिचड़ी को बीच से ही खाने लगे। इस पर वो महिला बोली, तुम भी चंद्रगुप्त मौर्य की तरह मूर्ख हो। अगर खिचड़ी खानी है तो साइड से खाओ। यानी जब युद्ध जीतना हो तो बाहरी सीमा पर आक्रमण करना चाहिए और यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य को विजय की सीख मिली। भारत में बीरबल की खिचड़ी वाली कहावत बहुत मशहूर है। इसका मतलब ये कि खिचड़ी मुगलों के समय भी मौजूद थी। मुगल शासकों ने जहाँ इसमें शाही तड़का लगाया तो वहीं अंग्रेजों ने इसमें क्रीम मिलाई। ये एक ऐसा व्यंजन है जो सैकड़ों सालों से हमारी संस्कृति में है।